हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है विलियम जोन्स ने की। ठीक है, इनमें से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है? इनमें से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा जो है बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार राज्य के सासाराम शहर में जो है स्थित है। अब है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त जो है दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहदत्त था। उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने बाद में शुंग वंश की स्थापना की। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था और उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अब है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा बिहार शरीफ। ये हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी कि तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अब है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं उदयन थे। अब है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1773। ये हो जाएगा 1773, यानी कि 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो डिस्कशन देख लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करना था। यह अधिनियम कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यों में कुछ बदलाव किए, जैसे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना और एक परिषद की स्थापना करना। इसके अलावा इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की। अब है वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा लिच्छवी। ये हो जाएगा लिच्छवी, यानी वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य जो है लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अब है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 14 सितंबर। ये हो जाएगा 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा मलिक जानी। ये हो जाएगा मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर। ये हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अब है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण कब किया? ये हो जाएगा 1531। ये हो जाएगा 1531, यानी कि 1531 ईस्वी में जो है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है पहली बार आक्रमण किया था।
अब है निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के सचिव थे। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के जो है सचिव थे, तो ये हो जाएगा HVR अयंगर। HVR अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में जो है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि भारतीय संविधान का संरक्षक जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया, ये हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ये हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है किया है। अब है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यानी कि भारत के संविधान में जो है समवर्ती सूची जो लिया गया है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट जो लिया गया है वो कौन से कंट्री से लिया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में जो है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है यानी कि कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, डिस्कशन देखिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को शामिल करने का मुख्य कारण यह था कि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक संतुलित वितरण प्रदान करता है, जिससे दोनों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानून बनाने की अनुमति मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय हित के मामलों को केंद्र द्वारा प्रभावी करेगा। समवर्ती सूची में शामिल कुछ सामान्य विषय हैं जैसे कि शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। इन विषयों पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के बीच कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही जो है मान्य होगा। अब है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था, ये हो जाएगा 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो है 1926 से 1939 था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो है 1926 से 1939 था। अब है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये हो जाएगा अमेरिका। ये हो जाएगा अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यानी कि फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यानी कि फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अब है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी है यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। अब है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है।
भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार की रीट है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, यानी कि भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार के रीट हैं। देख लीजिए कौन कौन से रीट होते हैं। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट होती है। ये रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हैबियस कॉर्पस कहते हैं, फिर है परमादेश, फिर है प्रतिषेध जिसे प्रोविजन कहते हैं, उत्प्रेषण, उसके बाद है अधिकार परीक्षा जिसे क्वो वारंटो कहते हैं। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है जादू गोपाल मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी है हेमचंद्र घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की। देख लीजिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो हैं सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 22 जून 1939 को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 22 जून 1939 को हुई थी। स्थान जो है कलकत्ता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो स्वतंत्रता संग्राम को अधिक उग्र, समाजवादी और क्रांतिकारी दिशा देना है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वैचारिक मतभेद हो गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम जो है फॉरवर्ड ब्लॉक था। अब है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन ए है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो ये हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, वो भारतीय संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। डीपीएसपी जो है दोस्तों भारतीय संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, अब है भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के आदर्श की जो है घोषणा करता है। ठीक है, तो ये भाग 4 में है डीपीएसपी। अनुच्छेद जो है इसका 36 से 51 है। ठीक है, अब है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका शीर्षक है पंचायती राज का। अब है आयरलैंड के संविधान से जो है डीपीएसपी लिया गया है। इसका लक्ष्य जो है भारत को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने वाला कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, अब है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे। ठीक है, संस्था का नाम जो था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में एटक भी कहते हैं। तो एटक की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। एटक की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। स्थापना का स्थान जो है वो मुंबई था। एटक के पहले अध्यक्ष यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे, और इसके प्रथम महासचिव जो हैं जोसेफ बापिस्टा थे। प्रथम महासचिव जो हैं एटक के वो जोसेफ बापिस्टा थे। अब भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है।
ऑप्शन ए है 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन अधिनियम। तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम। यानी कि भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम है, यानी कि भारतीय संविधान का जो है 42वां संशोधन अधिनियम है, उसे लघु संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम है उसे लघु संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को जो है लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। अब है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है लखनऊ में हुआ था, ये जो है लखनऊ में हुआ था, ये जो है लखनऊ में हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो है लखनऊ में हुआ था। डिस्कशन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। 1936 में लखनऊ में हुए इस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष चुना गया था। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनिवार्य व्यवस्था है, अनिवार्य विशेषता है? भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका रूप संघीय है? ये हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अब है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी है अजीमुल्ला खान। तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल, ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी कि लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। यानी कि लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा जो है किया गया था। डिस्कशन देखिए, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने की। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान जब अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। अब है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा लोकसभा की अवधि को एक समय में कितने से अधिक नई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद द्वारा लोकसभा की अवधि को एक समय में कितने महीने या कितने वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 1 वर्ष, ये हो जाएगा 1 वर्ष। यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा लोकसभा की अवधि को जो है एक समय में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो है नहीं बढ़ाया जा सकता है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1905। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। यानी कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और जेल में रखने का अधिकार था। रॉलेट एक्ट के तहत जो है सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और जेल में रखने का अधिकार था। समाचार पत्रों और सभाओं पर कड़ी सेंसरशिप थी। किसी पर भी राजद्रोह का संदेह होने पर उसे न्यायिक प्रक्रिया के बिना दंडित किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने देशव्यापी विरोध शुरू किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है,
रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखिए तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्थान था अमृतसर, पंजाब। अंग्रेज अफसर जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। अंग्रेज अफसर जो हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। तारीख जो है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह हत्याकांड जो है ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक बन गया। देश भर में गहरा आक्रोश फैला। गांधी जी ने इस घटना के बाद ब्रिटिश राज से पूर्ण असहयोग की नीति अपनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी इसी जालियांवाला बाग के समय में। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दी? तो जालियांवाला बाग के दौरान ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अब है जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पेश किया गया था? जीएसटी जो है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पेश किया गया था? ये हो जाएगा 101। ये हो जाएगा 101। जीएसटी जो है संविधान के 101 संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पेश किया गया था। जीएसटी जो है संविधान के 101 संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पेश किया गया था। अब है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? अब है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो है महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है महात्मा गांधी थे। और इसका उद्देश्य जो है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन से असहयोग करके स्वतंत्रता की ओर बढ़ना था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो था ब्रिटिश शासन से असहयोग करके स्वतंत्रता की ओर बढ़ना था। ये आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारण थे रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की निर्ममता, फिर है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, और ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों और अत्याचार, इन सभी के लिए जो है लाया गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के मुख्य रूप जो है सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का त्याग हुआ, सरकार से दिए गई खिताबों और उपाधि वापस की गई, शराब, अफीम और अन्य बुराइयों का बहिष्कार किया गया, चरखा और खादी का जो है प्रचार किया गया। 1922 में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के बाद, जिसमें एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया और पुलिसकर्मी मारे गए, महात्मा गांधी ने आंदोलन को जो है वापस ले लिया। वे हिंसा के सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है दोस्तों 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की, जो अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाला पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। अब है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को किसके पास जो है सिफारिश करना होता है? किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अगर लगाना हो तो भारत के राष्ट्रपति को जो है सिफारिश कौन करता है?
ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यानी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को सिफारिश करता है। यानी कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश राज्यपाल करता है। डिस्कशन देख लीजिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्य का राज्यपाल करता है। जब राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में रिपोर्ट भेजता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है यह अन्यथा संतुष्ट होने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल है अनुच्छेद 356। अब है किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था। किस वर्ष जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1922। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। यानी कि वर्ष 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। वर्ष 1922 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा बंद कर दिया गया था। यह निर्णय चौरी चौरा की घटना के बाद लिया गया था जिसमें एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गांधी जी ने इस हिंसा को अपने अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों के विपरीत माना और आंदोलन को जो है वापस ले लिया। अब है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बढ़ाने की अधिकतम अवधि कितनी होती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बढ़ाने की अधिकतम अवधि जो है कितनी होती है, तो ये जो है केवल 3 वर्ष होता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बढ़ाने की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बढ़ाने की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की होती है। अब है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क देते हैं। इसका आंसर जो है सेशन एंड हो जाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और अब जो है हम कल की क्लासेस में मिलते हैं दोस्तों। कल के क्लासेस में और भी ढेर सारा क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेगा, और भी क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग कल के सेशन से अवश्य जुड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। और सभी लोग जो लोग वीडियो को देखते हैं आप लोग कम से कम जो है वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को कम से कम लाइक अवश्य किया करें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।